अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा, हम लोगों ने आज परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड एक सीआर परफॉर्म करना है जो कि फुल फ्लैश 20 मार्क्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर है और ये डिवीजनल परफॉर्मेंस है, यानी कि डिवीजन्स की परफॉर्मेंस में हम बात करेंगे। पहले हम केस समझते हैं क्योंकि ये हमें 20 मार्क्स में सबसे पहले बताना क्या है। यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबव, assess the financial performance of Division S in the year ended 30th November 2013. State clearly where further information might be required in order to make more reasoned conclusions about the division's performance. यानी वो कह रहा है कि हमें एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से बात करनी है, यानी नॉन फाइनेंशियल के हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहा है कि जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या अभी गिवन है या नहीं गिवन, वो साथ साथ हमें बताना है, यानी हमें इसको फिर स्टेट भी करना है, यानी कमेंट्री भी करनी है कंप्लीट जितने भी हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर। आगे वो कह रहा है अप टू 7 मार्क्स आर अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन, यानी ये नहीं होगा कि 20 मार्क्स की आप कैलकुलेशन ही कर दें और आप कहेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लें, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी मर्जी करें कैलकुलेशंस, 7, 8, 10 कैलकुलेशंस जितनी भी करें, आपको अप टू 7 मार्क्स ही मिलेंगे, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी 13 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। 13 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं कमेंट्री में, यानी जो बात जो आपने रेशो निकालनी है, कोई भी अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसकी कमेंट्री पे आपको मार्क्स मिलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वो कह रहा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर, पीएएफ कंपनी, एक कंपनी पीएएफ कंपनी है, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड आल्सो प्रोवाइड फायर रिस्क असेसमेंट्स एंड फायर सेफ्टी कोर्सेज टू बिजनेसेस। यानी ये बिजनेसेस को कुछ सर्विसेज देते हैं, और वो क्या है, सर्विसेज में क्या है कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स देते हैं, फायर रिस्क असेसमेंट वगैरह की सर्विसेज देते हैं, और फायर सेफ्टी कोर्सेज वगैरह देते हैं, कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इट हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स इन द कंट्री ऑफ कैलेना वेयर इट इज द मार्केट लीडर। अच्छा, ऐसा है कि जो पीएएफ है वो मार्केट लीडर है, पीएएफ मार्केट लीडर है। 5 years अगो, 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की स्टोरी हम देखने लगे हैं। 5 साल पहले की ये स्टोरी है कि वो कह रहा है द डायरेक्टर ऑफ पीएएफ कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ सिमिलर ऑपरेशन इन द नेबरिंग कंट्री सिस्टा सिस्टा। असल में अब पहले तो ये था ना कि पहले ये केलाना में कर रहे थे, और अब इन्होंने, डायरेक्टर ने 5 साल पहले सिस्टा कंट्री में भी इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। रेंटिंग बिजनेसेस प्रीमिसेस एट वेरियस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ये जो सिस्टम लेके आए, उनको फिर बिजनेस को जो है ना, बिजनेस प्रीमिसेस यानी लोकेशंस को हम वेरियस लोकेशंस, वेरियस जगह पे, यानी कि कंट्री के मुख्तलिफ जगह पे हम बिजनेस के प्रीमिसेस वगैरह रेंट आउट कर रहे हैं। यानी अब मतलब ये समझ आ रहा है, मतलब ये समझ आ रहा है कि ये लोग काम करते थे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टर जो है वो उसने एक सिमिलर ऑपरेशन स्टार्ट किया है किसी और कंट्री में, सिस्टम में, रेंटिंग द बिजनेस प्रेमिसेस एट वेरियस लोकेशन, यानी कि वही सिस्टम इन्होंने रेंट करना, रेंट किया है डिफरेंट लोकेशंस पे। द फायर सेफ्टी मार्केट इन सिस्टा, अब वो उस मार्केट की बात कर रहे हैं सिस्टा में, यानी सेकेंड कंट्री में, जहां पे हम ये सेम ऑपरेशन लेके गए हैं। कौन सा? फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का, जहां पे हम जाके डिफरेंट वेरियस लोकेशंस पे कंट्री के ये अपना जो ये सिस्टम है, ये जो भी हमारा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय टू अदर कंपनीज। अब मसला ये है कि हमारी जो कंपनी है ना, पीएएफ कंपनी, इस पीएएफ कंपनी के ऊपर दो कंपनीज बैठी हुई हैं। यानी डोमिनेटेड बाय टू कंपनीज का मतलब ये है कि हमसे ऊपर दो कंपनीज बैठी हुई हैं, यानी हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो ऑलवेज बिन यानी कि हमेशा से दो कंपनी हमारे ऊपर आती हैं। एंड व्हेन पीएएफ कंपनी ओपन द सिस्टर डिवीजन, वो कह रहा है जब पीएएफ कंपनी ने सिस्टर डिवीजन ओपन की, जब पीएफ कंपनी ने सिस्टर डिवीजन ओपन की, इट्स प्लान वाज टू बिकम द मार्केट लीडर, वो मार्केट लीडर बनना चाहते थे देयर विद इन 5 years। अच्छा, 5 साल पहले की बात है कि वही डायरेक्टर, उसी कंपनी का, पीएएफ कंपनी का डायरेक्टर, वो सारा सिस्टम एक नेबर कंट्री सिस्टम में लेके गया, जहां उसने ये सर्विसेज डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोवाइड करना शुरू की। अब वो कह रहा है कि जो सिस्टा की मार्केट है, उसमें ये है कि सिस्टा की मार्केट में हमारे ऊपर दो कंपनीज है जो डोमिनेट कर रही हैं, यानी पहले से काम कर रही होंगी, पुरानी होंगी, हमसे बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन अब जब हमने सिस्टा डिवीजन ओपन की, जब हम इसी कंट्री में आए जहां पे हमसे ऊपर दो कंपनीज काम कर रही है, तो हमने ये प्लान किया था 5 साल पहले कि 5 साल के अंदर हम मार्केट लीडर बनेंगे। यानी आज वो वक्त आ गया है कि हम 5 साल पहले ये प्लान कर रहे थे कि आज हम मार्केट लीडर बने।
आगे देखते हैं। बोथ बोथ द केलेना डिवीजन, अच्छा एक डिवीजन हमारी केलेना है जिसको हम डिवीजन सी बोलेंगे, एंड द सिस्टा डिवीजन, ये दो हमारी डिवीजन हो गई, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में दो डिवीजन, यूजुअली रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू द मार्केटिंग बजट ऑफ 0.5 मिलियन पर एनम। अच्छा दोनों डिवीजन्स का ये सीन है कि वो 0.5 मिलियन यानी 5 लाख डॉलर पर मिलियन पर एनम का एक मार्केटिंग बजट रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी इससे ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन 2013 में डिवीजन एस लॉन्च्ड $2 मिलियन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन द फाइनल पुश टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मतलब कि अब सिस्टा डिवीजन ने क्या किया, जनरली हम लोग हर साल आधा आधा मिलियन $0.5 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, लेकिन डिवीजन एस ने इस बार एक ऐसी कैंपेन चलाई जो कि $2 मिलियन की है, ताकि वो एक फाइनल पुश यानी एक झटका दे के पूरी मार्केट के ऊपर आ सके, ठीक है। It also left its prices for products and services unchanged in 2013। मजे की बात यह है कि उसने अपनी प्राइसेस भी अनचेंज रखी हैं 2013 में, रेदर देन इंक्रीजिंग देम इन लाइन विद इट्स कंपेटिटर। यानी मतलब ये है कि उसके कंपेटिटर्स ने, यानी कि जो दो लीडर्स थे हमारे जो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, हमें डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं, कंपेटिटर्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन हमने एक तो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया किस डिवीजन ने, डिवीजन एस ने, और दूसरा हमने अपनी प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई 2013 में, वो अनचेंज रखी हैं बिल्कुल सेम रखी हैं। ये भी एक बड़ा इफेक्ट होता है कि आप कॉस्ट तो बढ़ा रहे हो लेकिन आप अपनी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहे, जस्ट टू गेन द मार्केट शेयर। अच्छा यहाँ तक हमें थोड़ी सी स्टोरी समझ आ गई कि दो डिवीजन्स, दो मुख्तलिफ जगह पे हमारे डिवीजन्स हैं, एस और डिवीजन एस और डिवीजन सी। एस ने इस बार ज्यादा मार्केटिंग लगा दी और प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई। अच्छा आगे, आगे वो कह रहे हैं, although the population of both countries are similar, population दोनों में सेम है, geographically the country of sister is twice as large as Kelena। यानी वो कह रहा है जो हमारी कंट्री सिस्टा है वो डबल, यानी कि पॉपुलेशन सेम है ये, लेकिन वो डबल है एज कम्पेयर टू केलेना, एंड इट्स कस्टमर्स आर इक्वली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, यानी कस्टमर फैले हुए हैं कंट्री में। द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय टू डिवीजन्स टू देयर कस्टमर रिक्वायर्ड स्किल स्टाफ, डिमांड फॉर विच इज पर्टिकुलरली हाई इन सिस्टा। यानी अब जो काम हम करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम देना जा रहे हैं दोनों डिवीजन्स पे, ठीक है, एक तो क्या कहते हैं, हमने ऑब्वियसली कस्टमर को जो चीज़ प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें जो स्टाफ चाहिए वो स्किल्ड चाहिए, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सिस्टम में। डिमांड ज़्यादा का मतलब ये है कि वहाँ पे उनको सैलरी भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जहाँ डिमांड ज़्यादा है, यहाँ मुझे पता चला कि मेरे प्रोफेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा जहाँ मैं 5,000 रुपये मांग रहा हूँ वहाँ मैं 10,000 मांगू, डिमांड जो ज़्यादा है, नहीं तो मैं नहीं काम करूंगा। अब वो डिमांड ज़्यादा की वजह से क्या होता है, डिमांड ज़्यादा की वजह से फिर सैलरी ज़्यादा ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वो देखते हैं कि जाके लेबर कोस्ट पे शायद कोई फर्क पड़ रहा हो। फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन सिस्टर एट द एंड ऑफ ईयर 2012, स्ट्रिक्टर फायर सेफ्टी रेगुलेशंस वर इमीडिएटली इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट चेंज हुई जिन्होंने थोड़े से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना दिए फायर सेफ्टी पे, जो इंट्रोड्यूस हुए फॉर ऑल कंपनीज। यानी कि हुआ ये 2012 में जब गवर्नमेंट एंड हुई तो गवर्नमेंट ने आगे, अगली गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लॉज बना दिए फायर सेफ्टी के लिए, और उनको इमीडिएटली इंप्लीमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। At the same time, the government introduced a substantial tax on business property rents, which landlords passed on to their tenant। हाँ, एक और चीज भी की गवर्नमेंट ने, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया उन बिजनेस प्रॉपर्टी पे जो हम रेंट आउट कर रहे हैं, विच लैंडलॉर्ड्स पास ऑन टू देयर टेनेंट्स। यानी जो किसी कारोबारी ने अपनी कोई जमीन किसी आगे, अपनी कोई जमीन किसी आगे किसी को ये कहते हैं मतलब रेंट आउट की है, उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा, गुड हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल शॉर्टेजेस ऑफ फ्यूल, इंटरनेशनल शॉर्टेजेस ऑफ फ्यूल, फ्यूल भी कम हो गया जिसकी वजह से 20% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर गई दोनों कंट्रीज में, फ्यूल प्राइसेस का भी मसला हुआ। आगे समरी दी हुई है, समरी स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल प्रॉफिट और लॉस फॉर टू डिवीजन्स ऑफ ईयर एंडेड 2012 के एंड तक उन्होंने बताया, 2012 के एंड तक उन्होंने बताया कि हमारे पास ये कहते हैं प्रॉपर समरी है एसपीएल की एंड 30 नवंबर 2013, मतलब कि 2 साल की एसपीएल की, मैंने दोनों डिवीजन्स की। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों डिवीजन्स की 2012 और 2013 की एसपीएल मौजूद है। इतना सा क्वेश्चन है, हमें 20 मार्क्स पे इस पे बात करनी है, इसका मतलब ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, हमें इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा और बड़ा देख देख के इस चीज को लेके चलना पड़ेगा।
अब अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास सारा फाइनेंशियल डाटा गिवन है। अगर आप देखें तो हमारे पास सारा का सारा फाइनेंशियल डाटा गिवन है। ठीक है। इस फाइनेंशियल डाटा से हम पहले जितनी रेशोज हो सकती हैं वो तो निकालें। जितनी रेशोज हो सकती हैं वो निकालते हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो उन रेशोज पे बात करते हैं, कैलकुलेशंस, फिर हम उसके ऊपर एक कमेंट्री करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं रेशोज पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं एक्सेल। उसके लिए हम ओपन कर रहे हैं एक्सेल। एक मिनट। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो हम इस तरह करते हैं कि इसका ना स्क्रीनशॉट लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमें बार बार फिर दोबारा से जो है ना वो करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसकी बेस पे फिर हम ये कैलकुलेशंस वगैरह देख लेते हैं। ये हमारे पास सारी कैलकुलेशंस, यानी कि एसपीएल गिवन है, अब कैलकुलेशंस हमें करनी है। कैलकुलेशंस करनी है क्योंकि हमने ना उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करना है। तो हम इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे डिवीजन एस और डिवीजन सी, इन दोनों की कैलकुलेशंस पे बात करते हैं, यानी इन दोनों के हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो रेशोज उन पे बात करते हैं। अब बात यह है, हमारे पास दो दो सालों का डाटा, 2012 से 13, दोनों डिवीजन्स का। तो हम अलग अलग क्या करते हैं, जहां पे जैसे कोई अगर कोई कमाई है, कोई खर्चा है, जब भी आप याद रखो, जब भी 2 सालों का डाटा गिवन हो, पास्ट ईयर और दिस ईयर, इस टाइप का कुछ हो, तो आपने जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस करनी है, तो ये ख्याल रखना है, वहां पे ये कोशिश करनी है कि आपने इंक्रीज डिक्रीज पे बात जरूर करनी है, कि आप पहले तो इंक्रीज किए या डिक्रीज। अगर यहाँ पे 1 साल का डाटा होता फिर तो हमें पता था कि हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज नहीं निकल सकता कि पिछले साल से कितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। उस केस में तो हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और बाकी रेशोज लेंगे, वो रेशोज हम यहाँ पे भी लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या एडमिन रेशो, जो भी रेशोज हमारी बनेंगी। लेकिन जहाँ पे 2 साल हो वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज पे बात जरूर करनी है, क्योंकि हमें उसी से तो आइडिया होगा कि इन्होंने ग्रो किया या नहीं ग्रो किया। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है इंक्रीज इन रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू, अब इंक्रीज इन रेवेन्यू दोनों दोनों का निकालते हैं, डिवीजन एस पे बात करते हैं। डिवीजन एस, अच्छा हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है अगर हमने कभी परसेंटेज चेंज निकालना हो, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो हम किस तरह निकालते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये बात सुन लो कि अगर कभी परसेंटेज चेंज पे बात है तो कैसे निकालनी है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। इस तरह करोगे तो आपको पास पता चलेगा परसेंटेज चेंज क्या है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ डिवीजन एस के लिए, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ डिवीजन एस के लिए। अच्छा, जैसे इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन। अब न्यू वैल्यू, न्यू रेवेन्यू के डिवीजन एस का 38845, 38845 माइनस ओल्ड वैल्यू 26937, 26937, ये ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू क्या है, 26937। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करते हैं 100 से ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो ये आ गया 44.2069, तकरीबन 44% आ गया। तकरीबन 44% आ गया। ठीक है, तकरीबन 44% आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह करते हैं कि 2 डेसिमल तक ले आते हैं। ठीक है, ना भी लेके आए तो कोई मसला नहीं, मैं बस वैसे ही कर रहा हूँ, आप लोग ना भी करो तो कोई मसला नहीं, जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस यूज करो। इसी तरह डिवीजन सी का इंक्रीज इन रेवेन्यू देखें तो वो आ रहा है 44065 माइनस, ब्रैकेट तो मैंने डाली नहीं, ब्रैकेट डालना जरूरी है क्योंकि ब्रैकेट नहीं डालोगे आंसर ठीक नहीं आएगा। 065 माइनस वो 40359 डिवाइडेड बाय 40359 इंटू 100, ये आ गया 9.18259, 9.182.5, यानी 9.18% आ गया है। यानी ये इंक्रीज आ रहा है रेवेन्यू में दोनों डिवीजन्स के। अच्छा, डिवीजन एस क्या थी, सिस्टा, और डिवीजन सी क्या थी, जो पहले हमने पढ़ी थी, क्या नाम था, उसका नाम क्या नाम है, जैसे निकल गया, केलेना, केलेना। ठीक है, तो केलेना डिवीजन सी है और डिवीजन एस दोनों पे बात हो रही है। अगर देखा जाए तो डिवीजन एस ने यहाँ रेवेन्यू वाइज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल से, डिवीजन सी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, उसके बाद चूंकि हमने सारी कॉस्ट पे भी बात करी, तो इंक्रीज इन, हमारे पास अब कॉस्ट अलग अलग दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट अलग दी हुई है, तो हम सब पे इंक्रीज निकालेंगे ताकि पता तो चले कि हमारी इन कॉस्ट में कितना इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज इन पेरोल कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट,
ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। तीनों कोस्ट पे हम बात करते हैं, तीनों कोस्ट पे हम बात करते हैं, इंक्रीज निकालते हैं परसेंटेज वाइज। तो जैसे पहले निकाला था, न्यू वैल्यू 3509 माइनस ओल्ड वैल्यू, ओहो ब्रैकेट अगेन, 3509 माइनस 2580 डिवाइडेड बाय 2580 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरे पास 36.00%। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। सेम इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट वहां पे निकलेगा, 4221 माइनस 3385 डिवाइडेड बाय 3385 इंटू 100, ये मेरे पास 24.6972 या 24.70 भी बोल सकते हैं। ये इंक्रीज आ गया मेरा डिवीजन सी वाली साइड पे, डिवीजन सी वाली साइड पे। उसके इंक्रीज इन पेरोल कॉस्ट पे बात करें तो 10260 माइनस माइनस 36030 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6030 इंटू हंड्रेड ये आ गया मेरा। कुछ भी नहीं आया क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगाया था। इक्वल लगा के 70.1493, 70 ऑलमोस्ट 70% के पास पास ये पेरोल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। और दूसरी साइड पे पेरोल कॉस्ट में 8820 माइनस 7700 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 7700 इंटू 100, ये आ गया। ये क्या मतलब हुआ, कुछ गलत किया मैंने, 7700 और यहाँ पे भी 7700, तो ये आ गया 14.55, तकरीबन 14.55% मेरा यहाँ पे इंक्रीज आ गया, 14.55% मेरा यहाँ पे इंक्रीज आ गया। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट सेम वैसे ही करेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है इस चीज में, लेकिन पहले रेशो हम जब कर लेंगे तो उसके बाद फिर डिस्कशन हमारी आसान हो जाएगी। अगर हम अलग-अलग करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए बेटर ये है पहले आप सारी रेशोज को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद हम असेसमेंट की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम असेसमेंट की तरफ जाएंगे। डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100, 77.78%। अच्छा, उसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट 2450 माइनस 2320, अगर देखा जाए तो हर हर डिवीजन की हर कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट भी बढ़ रही है। 2320 इंटू 100, ये मेरे पास आ गया 5.60%, 5.60%। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ये जितनी भी डिवीजन्स हैं इनकी इनके रेवेन्यूज भी बढ़े हैं और कॉस्ट भी बढ़ी है। हमने डिफरेंट परसेंटेजेस, इन परसेंटेजेस हमने निकाल ली, सारी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है। अब यहां से हम देखते, अब हम जो यहाँ तक तो हमारी सारी वो कॉस्ट हो गई कि रेवेन्यू की बात हो गई, कॉस्ट की बात हो गई। इसके नीचे आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज देखने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज भी देख सकते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट में, और ग्रॉस प्रॉफिट हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट देखे थे हम 2 साल ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कितना, तो मैं इतना भी लिख सकता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे हम मार्जिन निकालेंगे, यहाँ इंक्रीज नहीं निकाल रहा। तो अब 2 साल है तो पहले मैं 2013 का निकाल लेता हूँ, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम दूसरे में 2012 का निकाल लेते हैं, दोनों सालों का निकालते हैं। इसमें मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं देख रहा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जब भी देखना है उसका मार्जिन निकालना है, उसमें इंक्रीज डिक्रीज का फायदा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है दिखने में वो इंक्रीज हो रहा हो लेकिन जब सेल्स के मुताबिक, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम कभी भी इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में नहीं देखते। देख भी सकते हैं लेकिन मार्जिन हमें बताता है कि इसने कितने अच्छे से सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैनेज किया। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आप लोग जब करोगे, अब आप लोगों के ज़हन में आएगा कि हमें कैसे, क्या इल्हाम होगा कि हम ये यहाँ पे मार्जिन लिखें। देखो, अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की फाइनेंशियल एनालिसिस कर दोगे, वो भी ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि वो करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो भी कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे, मैं जब क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट में मार्जिन के मुताबिक परफॉर्मेंस को असेस करूँ, परसेंटेज मार्जिन में मुझे पता हो, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किस तरह आएगा, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 21876 पहले मैं निकालूंगा, डिवीजन एस का 2013 का, तो 21876, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है, 38845, 38845 इंटू 100, मेरे पास आ गया ये 56.32, 56.32% आ गया। 56.32% मेरे पास मार्जिन आ गया, 56.32% मेरे पास मार्जिन आ गया। इसी तरह 2012 का ले लेते हैं, इसी एस का, तो वो कितना 2012 में था, ग्रॉस प्रॉफिट 16527, 16527 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है, 26
937 इंटू 100, ये कितना है? 61.35, 61.35। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो ना, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ से देखो कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 2012 और 2013 का आपको दोनों का प्रॉफिट मार्जिन पता चल गया, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। तो पिछले साल आपने ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कमाया था 61.35, इस बार 56.32, तो इस तरह देखो कि ज्यादा बेटर है। अगर आप डायरेक्टली उसके इंक्रीज डिक्रीज ले लोगे तो वो आपको वैल्यू के हिसाब से तो बता देगा, वैल्यू के हिसाब से तो बता देगा, लेकिन सेल्स के मुताबिक प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब है वो नहीं बताएगा, वो आपको ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ही बता पाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। दूसरे पे 28574 ये आ गया ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 444065 इंटू 100, ये 2013 का आ गया, और 26954 डिवाइडेड बाय 40359 इंटू 100, ये आ गया। ये मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं दोनों, ये मेरे पास आ गई हैं डिवीजन सी के 2012 और 2013 के रेवेन्यू, डिवीजन सी के 2012 और 2013 का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ ग्रोस प्रॉफिट हो गया, अब आगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इसमें हम इंक्रीज देखेंगे, इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन डी एंड एम कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग को मैं डी एंड एम लिख रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज जैसे ऑलरेडी आता है, ठीक है, पहले भी निकाला था, 10522 न्यू वैल्यू माइनस पिछले साल की वैल्यू क्या थी 7602 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 7602 इंटू 100, ये आ जाएगा 38.41, 38.41। और दूसरे एट पे 7098 माइनस 5998 डिवाइडेड बाय 5998 इंटू 100, ये मेरे पास आगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। तो अगर देखा जाए तो इसमें से ये वाले जो है ये प्रॉफिट वाला हो गया, यहाँ तक मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ये रेवेन्यू था, और जिसको मैं बोल्ड नहीं कर रहा वो कॉस्ट है, यानी रेवेन्यू का मैंने लिख दिया मार्जिन डिफरेंस, इंक्रीज डिक्रीज। फिर हमने इंक्रीज डिक्रीज बात की कॉस्ट की, फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अब हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट किया, और अब एडमिन लास्ट रह गई हमारी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसमें भी इंक्रीज देखेंगे, इंक्रीज इन एडमिन कॉस्ट, इंक्रीज इन एडमिन कॉस्ट। उस पर अगर हम बात करें तो न्यू वैल्यू मेरे पास क्या है 7024 न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू क्या है 6598 डिवाइडेड बाय 6598 इंटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया मेरा इंक्रीज इन एडमिन कॉस्ट में। और दूसरी साइड पे 12012 माइनस 11974 डिवाइडेड बाय 11974 इंटू 100, ये मेरी वैल्यू आ गई 0.31 इंटू 100 मैंने किया है 11974, ऑलमोस्ट ये तो 0%, तकरीबन 0%, 0 पॉइंट बहुत कम फर्क है। ठीक है, इसको मैं 2 डेसिमल तक ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब ये इंक्रीज इन एडमिन कॉस्ट के बारे में भी हमने बात कर ली। अभी तक हम सिर्फ ये जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे या कर रहे हैं, इसके मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलने हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमें ये करना क्यों जरूरी, क्योंकि इसकी बेस पर डिस्कशन होनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर इसके मार्क्स कम है तो हम इस पर टाइम जाया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर टाइम नहीं जाया करेंगे तो अगले 13 मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हर वैल्यू को अलग अलग देखो। कुछ स्टूडेंट्स की ना गेम ही होती है, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं कि वो ना रेवेन्यू को पिक करेंगे पूरी, उस पे साथ साथ कैलकुलेशन भी करेंगे, साथ साथ कैलकुलेटर पे लिख के, और साथ साथ डिस्कशन भी करेंगे, फिर अगले पे आएंगे, फिर उससे अगले पे आएंगे। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे मसला पता क्या होता है, आप एक चीज लिख रहे हो, कैलकुलेट की, लिखी, फिर कैलकुलेटर पकड़ा, दोबारा कैलकुलेटर पकड़ा, फिर कैलकुलेट की, फिर लिखी, फिर दोबारा कैलकुलेटर, वो फिर आप कैलकुलेटर ही पकड़ते रहते हो और वो बड़ा मसला हो जाता है। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट में पहले ये सारा काम कर लो, फिर लिखते ही रहो, वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपका फिर फोकस लिखने पे होता है, वो मिक्सअप नहीं होता कैलकुलेशन और लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक हम लिखेंगे 2013 का, और एक हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2012 का। ठीक है, इसमें भी हम मार्जिन निकालेंगे, ठीक है, दोनों डिविजन्स के।
सबसे पहले इक्वल टू मार्जिन क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 4330 डिवाइडेड बाय सेल कितनी थी 38845 इंटू 100, ये मार्जिन आ गया पहले का। तो 13 का डिवीजन एस का। उसके बाद 2327 डिवाइडेड बाय 26,937 ये हमने निकाल लिया दूसरे का। उसके बाद 9464 डिवाइडेड बाय 44,065 इंटू 100 ये आ गया तीसरे का 2013 का। उसके बाद 8982 डिवाइडेड बाय 40359 इंटू 100 ये हमने निकाल लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब चारों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमने निकाल लिया। और 2012 से 13 का कंपेयर, जब हम इसको असेसमेंट करेंगे तो हम 12 से 13 देखेंगे कि 12 से 13 में कितना इंक्रीज आया। जिस तरह यहाँ पे अगर देखा जाए डिवीजन एस में इंक्रीज आ रहा है, जबकि डिवीजन जो सी है उसमें डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे अभी। सही है। अब इसने नीचे आपको ना यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर्स और मार्केट शेयर भी दिया हुआ है। वैसे जनरली तो हम लोग अगर जब परफॉर्मेंस में जनरली अगर बात करूं तो जनरली हम जब भी एसपीएल मिलती है तो हमें परफॉर्मेंस को जब कैलकुलेट वे में देखना होता है, कैलकुलेशन वे में देखना होता है, तो जितनी चीजें मैंने यहाँ तक लिखी हैं यही होती हैं। लेकिन उसने हमें सवाल में ना चंद एक ऐसी चीजें दी हैं, जैसे एम्प्लॉय की बात बताई हुई है, जैसे मार्केट साइज की बात बताई हुई है, मार्केट शेयर की बात बताई हुई है। ठीक है, तो हम इससे क्या असेसमेंट कर सकते हैं, इसे हम क्या चीज देख सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे अब एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि हमने मार्केट शेयर पे भी बात करनी है। ठीक है, मार्केट शेयर पे भी बात करनी है। जैसे अगर 2012 में देखा जाए, 2012 में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये देखो 2012 में देखा जाए तो हमारे पास 25% मार्केट है, लेकिन अब 30% मार्केट का हिस्सा। मार्केट शेयर यही होता है कि मार्केट के कितने परसेंट कस्टमर आपके पास आता है। यहाँ पे 52 से 55 है, यानी दोनों डिवीजन में हमारी मार्केट शेयर एक्चुअल में तो इंक्रीज हुआ है। दोनों डिवीजन में 2012 से 13 में हमारा मार्केट शेयर एक्चुअल में इंक्रीज ही हुआ है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट का क्या कहते हैं कम हुई है, हमारी मार्केट कम हुई है, ऐसा नहीं है, मार्केट इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं इसकी डिस्कशन के ऊपर, इसकी डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मजीद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी असेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन कि आप इससे ज्यादा भी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। जिस तरह हो सकता है कि क्या कहते हैं आपका मार्केट जो ये शेयर है, आप 25 से 30% पे चले गए हो, ये यहाँ पे 52 से 55 पे चले गए हो। ये अच्छी बात है कि आपने मार्केट को ज्यादा टैकल किया है। लेकिन एक मार्केट शेयर के साथ एक और वर्ड होता है मार्केट साइज। हम इस पे भी बात कर सकते हैं, हम मार्केट साइज पे बात कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइज पे क्यों बात कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम देखें तो हमारा यहाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, और यहाँ पे भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। दोनों डिवीजन में हम अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज ही कर रहे हैं, और परसेंटेज वाइज में भी 44.21 और 9.18 ऐसा बताया गया है। ठीक है। हो सकता है कि जो रेवेन्यू की वैल्यू बढ़ रही है, ये हमारे कोई अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ना बढ़ रही हो, बल्कि मार्केट में जहां पे पहले पूरी मार्केट में 100 बंदा था अब 200 बंदा हो गया हो, मार्केट का साइज बड़ा होने की वजह से भी तो आपकी बढ़ सकती है ना। जैसे एज्यूम मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। पूरे एसीसी के स्टूडेंट एज्यूम करते हैं लाहौर में है 100, मेरे पास उसमें से आते हैं 50, तो मेरा मार्केट शेयर क्या हुआ 50%। ठीक है। हुआ एक अगली बार मैंने ना, अगली बार मेरा वही 50 की जगह आ गया 80 कस्टमर, 80 स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने आके एनरोल कर लिया। अब मैंने कहा यार मैंने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पता ही चला कि भाई वहां से 100 से टोटल बच्चा मार्केट में 200 हो गया है। तो भाई जब 200 हुआ है तो उसके मुताबिक तो तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि 100 में से तुम 50 निकाल रहे थे, तो 200 में से तुम्हें 100 तो निकालने चाहिए थे, तुम 80 पे आए हो। ये बात है कि मार्केट साइज पे भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अब मार्केट साइज को निकालने का तरीका क्या होता है, इसका किस तरह निकाल सकते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता दूं कि अगर आपको पूरी मार्केट साइज कभी अगर फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन के लिए आ जाए, वैसे अगर आप यहाँ पे रुक जाओ और आगे डिस्कशन स्टार्ट कर दो तब भी ओके है, कोई इशू नहीं है, गारंटी कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको देखना हो मार्केट साइज क्या है, क्योंकि इसके में ना आपको मार्केट शेयर आपके पास गिवन है, आपके पास मार्केट शेयर गिवन है, इससे आप मार्केट का पूरा साइज निकाल सकते हो कि पूरी मार्केट कितने डॉलर्स पे चल रही है, पूरी मार्केट कितने डॉलर्स पे चल रही है। अच्छा, तो अब हम मार्केट साइज निकालने जा रहे हैं, मार्केट साइज इन 2013 और मार्केट साइज इन 2012। इन मार्केट साइज से हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। मार्केट साइज निकालने का ये तरीका होता है कि आपके पास अगर किसी कारोबार के
की टोटल सेल्स गिवन है और ये पता है कि उसका अपना मार्केट शेयर कितना है उस साल में, तो आप उस सेल्स को, वो सेल्स बेसिकली उतने परसेंट पे होती है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर डिवीजन एस की तरह देखो, क्वेश्चन वाली साइड पे देखो, डिवीजन एस की सेल्स कितनी है, 38845, सही है। और ये 30% है पूरी मार्केट का, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में शेयर उसका 30% है, कस्टमर 30% है। तो इसका मतलब 38845 बजाते हो 30% है। इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल मार्केट में, टोटल मार्केट वो होती है कि पूरी मार्केट में सेल कितनी होती है टोटल। जैसे एक मार्केट है, उसमें 100 बच्चे एससीसीए का है, 1,000 रुपये फी है, सब बच्चे 1,000 रुपये पे करते हैं सारे इदारों को मिला के, तो 100 × 1,000 1 लाख, इसका मतलब मार्केट का जो साइज है वो 1 लाख है। उस 1 लाख में से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आधे बच्चे लेके जाता हूँ तो मेरे पास 50,000 आएंगे, तो उसका मतलब मेरा 50,000 50% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% पे जाएंगे तो टोटल मार्केट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 38845 की अगर बात करें तो टोटल सेल्स है जो कि 30% है, 30% है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 30% करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल मार्केट कितने की है, 129,483, 129,483। ये बेसिकली टोटल मार्केट का साइज है, 129,483। ये बेसिकली टोटल मार्केट का साइज है, ये बेसिकली टोटल मार्केट का साइज है 129,483। अच्छा, इसके इस सारी वैल्यूज जितनी भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना ऊपर, ये बेसिकली 1000 की कॉमन है, देखो 1000 कॉमन लिया हुआ है, यानी इसके आगे मजीद 1000 आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है। हम कर भी सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि 325,388, क्योंकि ऊपर तो हमने परसेंटेज निकाली, उसमें तो मसला नहीं था, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे 3 जीरो भी डाल सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, पूरी वैल्यू भी डाल सकते हैं, और अगर पूरी वैल्यू ना डालें तो इतना भी लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट, जिसकी टोटल सेल है 388,455, ये बेसिकली 38 मिलियन बनता है, 38 मिलियन, आगे 845 तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3845 इस तरह लिखेंगे तो ये आ जाएगा 129,480 मिलियन। आगे एम लिख दें, मिलियन हो सकता है, लेकिन हम इस तरह नॉर्मल जो वैल्यू जिस तरह सवाल में गिवन है उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं। हमें तो बस यही देखना है मार्केट इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, मार्केट साइज जो 2012 में था इसका, वो क्या था, 26937, 26937 डिवाइडेड बाय, ये था 25%, 0.25 से भी कर सकते हैं, 0.25 या 25% भी लिख सकते हैं। ये मार्केट थी। अब अगर देखा जाए तो 2012 में डीवीएनएस की मार्केट थी 1,07,000 कुछ, और फिर उसके बाद मार्केट बढ़ी है। तो अगर सेल इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है मार्केट बढ़ने की वजह से हो रही हो, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन की जा सकती है। अच्छा, मैं सिर्फ अगेन बता रहा हूँ, जितने मैक्सिमम पर्सपेक्टिव है मैं सबको कवर अप कर रहा हूँ। अगर आपको पेपर में आता है, अगर आप पूरे मैक्सिमम पर्सपेक्टिव कवर अप नहीं कर पा रहे, तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम पर्सपेक्टिव नहीं कवर कर पा रहे तो कोई मसला नहीं है, आपने जितना आपको समझ आ रही है उस लिहाज से आपने कवर अप करना है, ठीक है। अच्छा, अब अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें दूसरे पे डिवीजन सी पे, तो डिवीजन सी के 2012 की मार्केट पे अगर हम बात करें तो 12 की मार्केट है 40359, 40359। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट ऑफ मार्केट, 0.52%, यानी कि 52% बेसिकली। और दूसरी साइड पे 44065 डिवाइडेड बाय 0.55, ये आ गया इतनी मार्केट, यानी यहाँ भी मार्केट इंक्रीज कर रही है, यहाँ भी मार्केट इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब मार्केट इंक्रीज हो रही है, मार्केट के साइज बढ़ रहा है बेसिकली। मार्केट का साइज बढ़ने के ना दो तीन फायदे, दो तीन है, वो ये हैं। जब मार्केट ज्यादा होगी तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी। मार्केट ज्यादा हो रही है इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोगों की नीड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, मार्केट बढ़ रही है, आपकी सेल अगर स्टिल है तो ये भी खतरनाक बात है, लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी आपकी जो दोनों डिवीजन्स में सेल्स बढ़ रही है, तो ये भी टेंशन नहीं है कि सेल्स कम हो रही है या सेम रह रही है। कि अगर यहाँ पे सेल्स की वैल्यू सेम होती, मार्केट बढ़ रही होती, फिर अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मार्केट के साथ साथ हम भी ज्यादा इंक्रीज कर हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट हम लिख सकते हैं एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। अच्छा, अब वैसे अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैं तो सिंपल अपनी तरफ से वो चीज कवर अप कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पर्सपेक्टिव कवर करूँ। हम यहाँ पे और भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किस तरह? अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे पेरोल कॉस्ट गिवन है, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, प्रॉपर्टी कॉस्ट गिवन है, रेवेन्यू गिवन है। अब अगर देखा जाए तो नीचे उसने एम्प्लॉय के नंबर्स दिए हैं दोनों में,
डिवीजन एस में भी 2012 से 13 में एम्प्लॉय इंक्रीज किए 241 से 380, और 2000 और डिवीजन सी में भी 2012 से 13 में इंक्रीज किए। भाई एम्प्लॉय अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा कारोबार बढ़ रहा है तो तुम इंक्रीज कर रहे हो। कारोबार बढ़ेगा तो तुम अपने एम्प्लॉयज बढ़ाओगे, ऐसे थोड़ी बढ़ाई जाओगे भाई। 241 से 380, तकरीबन 140 के पास पास कोई नए तुमने क्या कहते हैं एम्प्लॉय रखे, 140 बंदा तुमने नया रखा है, इसका मतलब कारोबार बढ़ रहा है। ठीक है। इसी तरह डिवीजन सी में भी बढ़ रहा है, दिखने में तो यही लग रहा है कि बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं तो कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक एनालिसिस इस तरह भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि हम ये देखें कि एम्प्लॉयज जो हमारे बढ़ रहे हैं, पर एम्प्लॉय हमें रेवेन्यू कितना बन रहा है। पर एम्प्लॉय रेवेन्यू कितना बन रहा है, पर एम्प्लॉय रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू को हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर डिवाइड करेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों सालों में हमें क्या हिसाब किताब से रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमें पता क्या चलेगा। पता ये चलेगा कि कहीं हम ज्यादा रिसोर्सेज या ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज तो नहीं रख रहे, ओवर हायरिंग तो नहीं कर रहे। ओवर हायरिंग करेंगे तो फायदा नहीं ना। जब कम बंदों में काम कर चल सकता तो हम ज्यादा बंदे क्यों रखें। तो इसको चेक करने के लिए अब किस तरह चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तरीका क्या है, हम कैलकुलेट करेंगे पेरोल कॉस्ट रेवेन्यू। हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, बेसिकली रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, और फिर पेरोल कॉस्ट को भी इस तरह देखेंगे। जस्ट अच्छा, अगर हम बात करें हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं और हमारी पेरोल कॉस्ट क्या है और हमारा रेवेन्यू क्या है, तो यहाँ पे हम एक परफॉर्मेंस मेजर इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। ये मैं तुम लोगों को जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे जहन में इस तरह का, अगर तुम्हें इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और क्या कहते हैं तुम्हें लगे कि रेवेन्यू है, एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो तुम इस तरह के फाइनेंशियल मेजर्स भी लगा सकते हो। मैं आज दोबारा बता रहा हूँ, तुम इससे ये नहीं होगा कि अगर तुम नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जस्ट इसलिए है कि एक एक्स्ट्रा जो कि असेसमेंट हो सकती है यहाँ से परफॉर्मेंस की। किस तरह कि अगर देखा जाए तो 2012 और 13 में हमारे पास रेवेन्यू क्या था और एम्प्लॉयज के, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम डिवीजन एस पे अगर बात करें तो रेवेन्यू है 38845, और उसका जो 2013 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो है 380। 380, ठीक है। 38845 डिवाइडेड बाय 380 एम्प्लॉई है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर हम दूसरी साइड पे देखें, हमारा जो रेवेन्यू है वो फॉर सेकेंड 2012, 2693 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का 241। अब अगर आप डिवीजन एस को देखो तो पहले आपका रेवेन्यू था 11172, बेसिकली वहां पे वो 1000 कॉमन है, उस लिहाज से है। 1000 कॉमन लिया हुआ है, उस लिहाज से वो बात कर रहा है कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पहले था 111.772 मिलियन, और फिर हो गया 102, यानी रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम हो गया, यानी एम्प्लॉय आपने ज्यादा ओवर हायर कर लिए। आप एम्प्लॉय जरूर बढ़ाओ लेकिन आप अपना रेवेन्यू भी देखो। हर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस लिहाज से रेवेन्यू में देखा एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो पहले एक एम्प्लॉय में 111 जनरेट करके दे रहा था, अब 102 जनरेट करके दे रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन फाइनेंशियल हो सकती है। इसी तरह दूसरी साइड पे रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू अगर देखें तो 44065 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था 420। एक 104 दे रहा है रेवेन्यू 2013 में डिवीजन सी को, और 40359 डिवाइडेड बाय 385 इस केस में वो क्या दे रहा है, 104.829। इसका मतलब इस साइड पे कोई इतना खास फर्क नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है, और तकरीबन सेम भी कह सकते हैं है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है। तो मैंने तुम लोगों को मैक्सिमम इंडिकेशंस जो कि हम एक फाइनेंशियल मेजर के लिए ले सकते हैं वो हमने यहाँ पे की। अब हम चलते हैं, ये हमने पूरा एक पार्ट बना लिया, ये पूरा एक बना लिया, एक कैलकुलेशन कर लिए सारी चीज़ों पे। अब हम इस चीज़ पर डिस्कशन करने चलते हैं। इस वजह से मैं इस पिक्चर को लेके जा रहा हूँ वर्ड वाली साइड पे, ताकि हम इस पे एक अच्छी सी डिस्कशन कर सकें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लिख सकें प्रॉपरली। अब हमें इस पे इसी पे हमने एक वो क्या कहते हैं डिस्कशन करनी है। इसी पे हमें डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम एक एक करके कमेंट्री करेंगे। अगर हम वैसे जनरली देखें, अगर हम जनरली, सबसे पहले हम जनरल पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। जनरल पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें
तो इंक्रीज इन रेवेन्यू अगर हम देखें, इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, इंक्रीज इन पेरोल कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट, देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज डिवीजन एस ने अच्छा इंक्रीज किया है, लेकिन कॉस्ट वाइज भी इंक्रीज किया है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन पे बात करें तो वो कम हुआ है। ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट, ये जो डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट ये भी बढ़ी है। इन्हीं सारी कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, लेकिन एट लास्ट इवन की अगर आप देखो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2013 में बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू 2012, डिवीजन एस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसके साथ मार्केट भी बढ़ी है, वो भी हमें दिख रहा है, और रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ये बात कर सकते हैं कि ओवरऑल डिवीजन एस हैज परफॉर्म्ड गुड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज increased बाय ऑलमोस्ट 3%, तकरीबन 3% इंक्रीज किया है। ठीक है, तकरीबन 3% इंक्रीज किया है, ये हमने बात ओवरऑल, पहले हमने ये बात कर दी ओवरऑल की। ठीक है, डिवीजन सी पे भी हम बात कर सकते हैं। डिवीजन सी में अगर हम देखें, लेकिन डिवीजन सी में देखा जाए एज कंपेयर्ड द डिवीजन सी हैज also performed good in revenue but not as much as division S. Furthermore, operating profit margin has decreased from 2012 to 2013 इन डिवीजन सी। तो डिवीजन सी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना डिवीजन एस ने किया है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, जिस वजह से हम कहेंगे कि डिवीजन सी जो हमारी पहली डिवीजन थी उसने बस ठीक परफॉर्म किया है, लेकिन डिवीजन एस ने हमें अच्छा परफॉर्म किया, उसका इंक्रीज इन रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्केट जरूर बढ़ी है, लेकिन इंक्रीज इन रेवेन्यू भी ज्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉय रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे भी सारी बाकी, अब ये तो मैंने ओवरऑल जस्ट एक बात बताई है। अब हम एक एक करके ना सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 13 पॉइंट्स है, तो 13 नंबर तो हमें सब पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू पे डिस्कस करता हूँ। पहले हम रेवेन्यू पे डिस्कस करते हैं, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हम ये लिख सकते हैं, दिस हैज इंक्रीज्ड बाय 44%। एक मिनट, दिस हैज इंक्रीज बाय 44% फ्रॉम द लास्ट ईयर, पिछले साल से ये 44% बढ़ा है। दिस कंपेयर दिस कंपेयर्स to an increase of only 9, क्योंकि रेवेन्यू की बात हो रही है तो सिर्फ रेवेन्यू की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 9% इन डिवीजन सी, यानी कि 44% डिवीजन एस में बढ़ा है, और उससे कंपेयर किया है डिवीजन सी से तो वो सिर्फ 9% बढ़ा है। हाउ एवर द पार्ट ऑफ द रीजन दैट दिस हैज बीन अचीव्ड is because of safety laws introduced by government at the end of 2012। अच्छा, अब अगर देखा जाए, ये बात जो मैंने लिखी है ये मैंने इसलिए लिखी है कि आपको अगर याद हो तो उसने कहा था जो डिवीजन एस जो सिस्टा सिस्टा गवर्नमेंट है वो नहीं आई थी, उन्होंने बहुत सख्त रूल रख दिए हैं। जहाँ सख्त रूल होंगे वहां पे ऑब्वियसली सेल ज्यादा होगी, क्योंकि हर वो रूल ये होगा ना कि आपने इस सेफ्टी मेजर के लिए जरूर हल निकालना है, कोई बिल्डिंग बनानी है उसमें काम जरूर करना है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट की सख्ती होगी वहां पे काम ज्यादा बढ़ेगा, तो हो सकता है उस वजह से सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हो। ठीक है, तो ये हम ये बात इसमें इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, part of division S success is therefore
इज, या इस तरह लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ डिवीजन एस सक्सेस इज ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी, यानी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिस वजह से, ये अपॉर्चुनिटी थी ना उनके लिए कि गवर्नमेंट ने एक ऐलान इस तरह किया कि हम सख्ती कर रहे हैं इस पे, तो इस वजह से इनकी सक्सेस जो है ना उस इस चीज की वजह से होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें दूसरी साइड पे डिवीजन एस पे, डिवीजन एस हैज ऑल्सो इंक्रीज, दूसरी बात, पहली बात हमने लिख दी गवर्नमेंट, ऑल्सो इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, मार्केट शेयर भी बढ़ा है। अगर आप देखो ना सवाल के अंदर, आप देखो तो मार्केट शेयर बढ़ा था। ठीक है। पहले इनके पास मार्केट शेयर कितना था, हम सवाल में देखते हैं 25%, और अब 30% है, तो नो डाउट ये भी एक बात है। ठीक है, तो मार्केट शेयर भी इनका यहाँ से हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, 25 to 30% तक चला गया, तो ये भी एक इंक्रीज है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ हम मार्केट शेयर बढ़ा है तो सिर्फ मार्केट साइज बड़ा होने की वजह से बढ़ा है। मार्केट साइज अगर बड़ा हुआ है तो अगर वो वहीं पे खड़े रहते तो उनका मार्केट शेयर कम हो जाता, लेकिन वो उन्होंने ज्यादा कस्टमर घेरा और ज्यादा, पहले 25% कह रहे थे पूरी मार्केट का, अब 30% की है, तो ये भी एक, सो इट्स ऑल्सो द गुड रिजल्ट बाय डिवीजन एस। अच्छा, इस मार्केट साइज वाली बात को मैंने रेवेन्यू इसलिए लिखा था क्योंकि ये रेवेन्यू से रिलेट कर रही थी, कि रेवेन्यू जब बढ़ रहा है तो वो इसकी रीजन, वन ऑफ द रीजन इस वजह से भी है कि मार्केट शेयर बढ़ा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, डिवीजन सी हैज ओनली इंक्रीज द मार्केट शेयर, डिवीजन सी ने कितना मार्केट शेयर इंक्रीज किया था, अगर हम देखें 52 से 55, 3%, मार्केट शेयर बाय 3%, 3% हम इस तरह अभी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करें, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, सो डिवीजन सी हैज ऑल्सो इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय 3%, सो हैज नॉट परफॉर्म वेल एज कंपेयर्ड टू एस, यानी एस के मुकाबले में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एस का इंक्रीज 5% था, इनका इंक्रीज 3% था। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हम रेवेन्यू में से ले सकते हैं कि हमने दोनों में बात कर दी, कि दोनों की रेवेन्यू परसेंटेज पे बात कर दी, और मार्केट शेयर क्योंकि उससे रिलेट कर रहा था उसे भी बात कर दी। अगर आप चाहो यहाँ पे इतना भी लिख सकते हो कि रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर पूरा टॉप पूरा इतना भी बना सकते हो, खाली रेवेन्यू भी लिखोगे कोई मसला होगा नहीं, वैसे जनरली मैं कह रहा हूँ इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है। ये हमने रेवेन्यू पे बात कर दी, इस तरह करके हमें सारी कॉस्ट पे भी बात करनी है। अगर हम मटीरियल कॉस्ट पे आए, अब मटेरियल कॉस्ट अगर हम देखें तो हमारी डिवीजन एस की 36 से इंक्रीज हो रही है, 36% से, और सी की 24.7, यानी कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो एस में इंक्रीज हो रही है, तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं, द इंक्रीज ऑफ मटीरियल कॉस्ट इज 36% compared to the increase of 44% increase इन रेवेन्यू। अच्छा, मैं ये बात मान लगाऊं, देखो जब आपकी कोई सेल बढ़ती है ना, और फिर आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, और फिर जब सेल बढ़ेगी तो आपको कॉस्ट कैसे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, मटेरियल डाला लगेगा सब कुछ। अगर आपकी सेल्स की इंक्रीज का परसेंटेज ज्यादा है और आपकी कॉस्ट की इंक्रीज का परसेंटेज कम है, इंक्रीज करें दोनों साइड से, लेकिन वो परसेंटेज जो कॉस्ट का उसका इंक्रीज कम है और रेवेन्यू का इंक्रीज ज्यादा है, सेल्स का इंक्रीज ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। जिसमें यहाँ पे मटेरियल सिर्फ, सेल्स अगर 44% से इंक्रीज हुई है, तो मटेरियल भी तो 44% से इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 36 से हुआ। इसका मतलब ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है कि उन्होंने कॉस्ट को भी कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि अब बात सिंपल ये है कि हो सकता है कि ये जो मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट कंफर्म्ड वेदर इट्स गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस, एज वी डोंट नो द वी आर not confirmed about the quality of material used in 2013। हो सकता है कि जब कारोबार आपका बढ़ता है, जब आपको लगता है कि आपकी कस्टमर ज्यादा हो गए हैं, तो आप जान के मटेरियल थोड़ा सस्ता लेना शुरू कर देते हो, आपको पता होता है लोग तो हमें जानते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, तो हमसे चीजें लेंगे। अब मसला ये है कि
दिखने में तो ये लग रहा है, मतलब जाहिर लग रहा है कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मटेरियल को उसको बचाया, लेकिन यहाँ पे हम गुड या बैड परफॉर्मेंस की कंफर्म बात नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 2013 में उसने इसी की बात नहीं तय कि हम क्या सेम मटेरियल को लेके चल रहे हैं। मतलब मटेरियल तो वही है, हो सकता है हम उसका कोई मतलब लोअर क्वालिटी यूज कर रहे हो, जिस वजह से कॉस्ट हमारी कम हो गई, जिससे इतना इंक्रीज नहीं आया जितना रेवेन्यू का इंक्रीज है। वैसे तो इंक्रीज आया पिछले साल से इस साल, लेकिन रेवेन्यू के इंक्रीज जितना इंक्रीज नहीं आया, तो ये वजह भी हो सकती है कि हम रेवेन्यू के साथ उस मटेरियल की कॉस्ट ना बढ़ने की वजह ये हो कि हम सस्ता माल खरीद रहे हो, क्वालिटी खराब हो वो माल खरीद रहे हो। तो ये भी एक बात हो सकती है, इसका इम्पैक्ट आज तो नहीं बाद में शो होगा। वैसे न्यूमेरिकली देखा जाए तो दिखने में सीधा जाहिर यही लग रहा है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि जब कभी इस तरह का कोई भी गेम हो, इस तरह की कोई भी गेम हो, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्दर, क्योंकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी ना इस बात की क्वालिटी कैसी थी, तो हम ये लिख सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर फाइनल कंक्लूजन। अगर कभी ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें आप लग रहे हो कि यार ये वजह हो सकती है, ठीक है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो पेपर में कि फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए कि अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमारी कौन सी कॉस्ट थी? पेरोल कॉस्ट और प्रॉपर्टी कॉस्ट है। पेरोल कॉस्ट है और प्रॉपर्टी कॉस्ट है। पेरोल पेरोल कॉस्ट पे बात करते हैं। अगर हम पेरोल कॉस्ट पे बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा था? इंक्रीज या पेरोल कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई थी? ये 70% से इंक्रीज हुई थी, और वो डिवीजन सी में 14% से इंक्रीज हुई थी, 15 तकरीबन 15 से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पेरोल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 70%, जो कि बहुत ज्यादा है, एज कंपेयर टू डिवीजन सी विच हैज इंक्रीज्ड दिस कॉस्ट बाय ऑलमोस्ट 15%। क्योंकि सिचुएशन सी में वो कह रहा है कि पेरोल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है बाय 70%, एज कम्पेयर टू डिवीजन सी जिसमें इंक्रीज हुई है 15%। तो यानी कि डिवीजन सी में पेरोल कॉस्ट इतना खर्चा नहीं आया। ठीक है। अच्छा, आप इसमें ये बात कर सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एम्प्लॉयज इन डिवीजन एस। अब डिवीजन एस के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हो गए थे ना। डिवीजन एस में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम देखें तो 241 से कहाँ चले गए हैं? 380, तकरीबन 139 एम्प्लॉयज ऐड हुए हैं। तो 139 एम्प्लॉयज का मतलब ये है, इतने एम्प्लॉयज ऐड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंक्रीज तो आएगा, कॉस्ट तो इंक्रीज होगी। ठीक है, इस तरह ये बात लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये भी हम कह सकते हैं कि साथ ही हम पेरोल कॉस्ट के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे हम एम्प्लॉयज की बात तो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पेरोल कॉस्ट के साथ रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पेरोल यही होता है ना लेबर से रिलेटेड। तो यहाँ पे अलहदा से भी कर सकते हैं और साथ भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल्सो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय डिक्रीजेज इन, कौन सा डिपार्टमेंट में डिक्रीज हुआ था? ये रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इसमें डिक्रीज हुआ था, इसमें सेम था तकरीबन। ठीक है, डिक्रीजेज इन डिवीजन एस विच इज नॉट द गुड इंडिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस की इंडिकेशन नहीं है। द एम्प्लॉयज आर ओवर हायर्ड एंड यूजलेस रिसोर्सेस आर वर्किंग इन द कंपनी। यानी कि आपने ज्यादा ओवर हायर कर लिया एम्प्लॉयज, और अब क्या है कि यूजलेस, मतलब कि एक बंदा जिसकी जरूरत ही नहीं है वो भी आपने रखा हुआ है। यूजलेस रिसोर्सेज यानी फजूल के बंदे रखे हुए हैं कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं, उनके बगैर भी काम चल सकता है। ठीक है, तो उन वैसे रिकमेंडेशन तो यही है कि हम इनको निकालें, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है, बताना है कि ये क्या हिसाब किताब है। ठीक है, यहाँ हमें कोई ये तो था नहीं कि पता नहीं है एम्प्लॉयज बढ़े या नहीं बढ़े। यहाँ क्लियर है तो ये नहीं लिखेंगे कि फर्दर इन्फॉर्मेशन इज नॉट देयर, यहाँ पे प्रॉपर से बताया तो ओवर हायर्ड ही है। ठीक है, ये मैंने अपने से नहीं लिखा, वहां से देख के लिखा है। अच्छा, इसके बाद हम ये पेरोल कॉस्ट पे बात की है। अच्छा, इसमें हम ना वो भी बात कर सकते हैं कि इसमें हम और क्या बात कर सकते हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन जो दूसरा है, डिवीजन सी जो है, हैज ऑलमोस्ट सेम
रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अमाउंट इंडिकेटिंग द गुड यूज ऑफ एम्प्लॉय, यानी वो उनका एम्प्लॉयज को सही यूज ले रही है। हालांकि यह देखा जाए तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ा है, उसका रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉय रेवेन्यू पर एम्प्लॉय में इतना खास कोई फर्क नहीं आया। थोड़े बहुत एम्प्लॉयज बढ़े, थोड़ा बहुत रेवेन्यू बढ़ा, तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय तकरीबन सेम रहा। तो ये एक वो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर हायर ओवर रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पे रोल पोस्ट पे बात कर दी, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे बात कर दी। इसके बाद इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट, इस पे बात करते हैं, जो हमारे ऊपर इंक्रीज आया था। ये कितना इंक्रीज था? 77% था एस में, और सी में सिर्फ 5.6% था। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट, इस पे हम बात कर सकते हैं प्रॉपर्टी इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में तकरीबन 77% है ना। द बिगेस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट विच डिवीजन एस हैज सफर्ड इज द प्रॉपर्टी कॉस्ट, क्योंकि कोई भी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी प्रॉपर्टी कॉस्ट डीबीएनएस की बढ़ी है। अब इस प्रॉपर्टी कॉस्ट में अगर हम बात करें, दे हैव इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 78%। अगर आप देखो तकरीबन 77 पॉइंट कितने, 77.78 है, तो ऑलमोस्ट मैं उसको राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ 78%, और आप भी राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं, एग्जाम में इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, कंपेयर्ड टू डिवीजन सीज, वहां पे इसकी 5 पॉइंट कुछ परसेंट थी ना, इसकी फी 5.6, तो मैंने तकरीबन 6%, मीन ऑलमोस्ट 6% उसमें कंपेयर मतलब इंक्रीज आया है। तो हमने इसमें बेसिकली इंक्रीज, दोनों के इंक्रीज की बात की है। ठीक है, अच्छा, अब इसके हम ये कह सकते हैं, इट वुड appear that increase is due to the increased rent charged by landlord on its business premises, which in turn has risen the increased tax charges। देखो, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि देखो ना, बात ये है प्रॉपर्टी कॉस्ट में अगर हम बात करें वो हमारी क्यों बढ़ी है, उसकी एक रीज़न ये है कि ये कहते हैं हमारी साइड से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे सवाल में मैं जाऊँ, तो सवाल में उसने एक यहाँ पे बात की थी, सवाल मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ देखा था, हाँ। सवाल में उसने ये बात की थी कि ये वाली बात, कि एक तो टैक्स, जो टैक्स है, ये टैक्स है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए बिजनेस प्रॉपर्टी रेंट्स पे। ठीक है, ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी रेंट्स, यानी रेंट्स पे जो है ना वो टैक्स बढ़ा दिया गया। अच्छा, रेंट पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। बात ये है कि जो रेंट दे रहे हैं ना, उस पर टैक्स दे दिया, विच लैंडलॉर्ड पास ऑन टू देयर टेनेंट्स, यानी लैंडलॉर्ड ने बोला है कि जो किराएदार है वो टैक्स भरेगा। और ऑल्दो यहाँ पे एक बात ये भी लिखी हुई थी कि ये जो प्रेमिसेस है वो हमारे पास है, ये वो देखो ना, रेंटिंग बिजनेस प्रेमिसेस एट वेरियस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि हमने रेंट किया था। मैं बेसिकली यहाँ जब पढ़ रहा था तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा फोकस नहीं किया, इसलिए आप फोकस कर रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि पीएफ ने जो एक सेम ऑपरेशन लेके किया सिस्टम में, जहां उसने मुख्तलिफ बिजनेस प्रेमिसेस को रेंट किया, यानी रेंट पे जगह ली, और बाद में वो बोल रहा है कि टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि रेंट रेंट पे लगाया, और वो टेनेंट कह रहे हैं कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो कह रहे हैं टेनेंट पे करेगा, किराएदार पे करेगा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड ने क्या कहते हैं अपना जो रेंट इंक्रीज किया है, मतलब रेंट चार्ज जो है वो इंक्रीज किया है, वो मे बी टैक्स चार्जेस की वजह से किया हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने नहीं भी किया तो हम ये लिख सकते हैं कि द टैक्स चार्जेस दैट आर पास्ड ऑन टू द टेनेंट्स, यानी टेनेंट जो कि किराएदार उनको जो रेंट चार्जेस पे करने हैं, वो चीज उस इफेक्ट की वजह से भी हमारी वो जो एक कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। वो भी हम यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, तभी इसमें इतना इंक्रीज आया है। ठीक है, अच्छा,
हाउएवर, लेकिन बात अब पता है बात क्या, अब इंक्रीज बहुत ज्यादा है, मसला ये इंक्रीज बहुत, इतना टैक्स नहीं होता कि इतना इंक्रीज आ जाए। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन और है ही नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं हाउएवर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑल्सो नीडेड फॉर परफॉर्मेंस इंडिकेशन। यानी अभी बात उसने जितनी लिखी है उसके मुताबिक तो हमने कर दी, लेकिन बात यह है कि और क्या वजह हो सकती है, वो बात उसने तो ऐसी कहीं नहीं लिखी हुई कि जो सवाल में कहीं गिवन हो इससे रिलेटेड। एक यही था कि एक बिल्डिंग ली है, उसके टैक्स बढ़े हैं, ये बात तो थी, जो कि टेनेंट पे करेगा, किराएदार पे करेगा, यानी हम यहाँ पे किराएदार है तो हम पे करेंगे। लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम इतनी इन्फॉर्मेशन पे इसको यहाँ पे एंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक प्रॉपर्टी को सर बात की, अब हमने बेसिकली उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में बात की थी, तो अब हम ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन वाली साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में हमने अगर याद करें, हमने इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखा था, बल्कि हमने एक चीज ये देखी थी कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी दोनों सालों का हमने निकाला था, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे बता सकते हैं। वो हम किस तरह बात करेंगे ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन पे, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, दिस हैज एक्चुअली फॉलन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका कम हुआ था कितना, 61 से तकरीबन 50, 61 से तकरीबन 56, मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉलन फ्रॉम 61% टू 56%, मतलब ये हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने ये बता दिया परसेंटेज, डिवीजन सी हैज ऑल्सो, डिवीजन सी भी गिरा था, डिवीजन सी ने भी ग्रो किया था, एक गिरा था 66 से 64, हाँ ये भी गिरा था है। डिवीजन सी हैज ऑल्सो फॉलन इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी ये भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में गिरा था, बट ओनली ऑलमोस्ट 2% से गिरा था, ओनली 2%, ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट वो 2% से गिरा था, ठीक है, जबकि ये गिरा है 5% से, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज द मटीरियल पेरोल एंड प्रॉपर्टी कॉस्ट इंक्रीज। असल में देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों आया, अगर हम यहाँ पे जाए ना, तो आप देखो कि डिवीजन एस में इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट भी डिवीजन सी से ज्यादा है, मतलब 36% से है। इंक्रीज इन पेरोल कॉस्ट 70% से है, और इंक्रीज इन प्रॉपर्टी कॉस्ट उससे भी ज्यादा परसेंटेज से है। यानी आपकी जो जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी रेवेन्यू में से जो कॉस्ट माइनस होकर ग्रॉस प्रॉफिट आना था, ये कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि जिस वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर गया। ये तो ये मैंने वजह लिखी है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरने की ये वजह यही है, क्योंकि ऑब्वियसली वही कॉस्ट माइनस हुई है, तो वो कैलकुलेट वो आंसर आया हुआ ना, वही कॉस्ट माइनस हुई है तो कैलकुलेट आंसर हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, उसी उसी को माइनस करके आया है, तो वही कॉस्ट बढ़ी है तभी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है। यहाँ पे हम ये बात इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो डिवीजन एस हैज नॉट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस दैट कैन इंक्रीज इट्स ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको एक बात याद हो, तो इस वाले सवाल में एक जगह ये लिखा होता है कि डिवीजन ऐसे एक नई डिवीजन है और मार्केटिंग का बजट हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और बढ़ाने के बाद उन्होंने लिखा था कि स्टिल हमने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई। तो ये बात भी तो हो सकती है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपका कारोबार बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट बहुत लग रही है क्योंकि आपने सेल बढ़ रही है, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन आपने सेल कस्टमर तो बढ़ाए, लेकिन आपने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई। अब सेलिंग प्राइस अगर आप बढ़ाते तो सेल ज़्यादा होती, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता था। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कम आने की एक वजह ये भी है कि हमने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई, वो बढ़ाते तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ सकता था, तो ये भी एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, इसमें बात करते हैं। इसमें कितना इंक्रीज आया है, डिस्ट्रीब्यूशन में आया है 38, और यहाँ पे 18, 38% आया है एस में, और 18% आया सी में। तो इस पे बात करते हैं, सिंपल, हमें देखें इसमें मेरे को टेक्निकल चीज नहीं करनी, इसमें जस्ट डिस्कशन करनी है जो परफॉर्मेंस। अब हमने रेशोज साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होते, बहुत टाइम लगता, तो रेशोज पहले कैलकुलेट करके टेक डिस्कशन लिख दो, ज्यादा फायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। अच्छा, अब अगर इस पे बात करें, दीज हैव इंक्रीज्ड बाय 38%, जो था वो एस में था ना इंक्रीज, 38% कंपेयर टू डिवीजन सीज 18%, यानी उसमें 18% था, डिवीजन सी में 18% था, और यहाँ पे 38% है, ठीक है। अब इस पे हम बात करते हैं, हाउ एवर वेन यू टेक आउट
advertisement cost in both years figures and work out the cost increase without them. It leaves only द इंक्रीज। अच्छा देखो, अगर हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकाल देते हैं, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट अगर देखा जाए तो उसमें इंक्रीज कितना आ रहा है, मतलब कि एस और सी में तो आपस में तो 20% का है, लेकिन एस में अगर आप देखा जाए तो इतना इंक्रीज क्यों आ रहा है, इतना इंक्रीज क्यों आ रहा है, देखा जाए तो इनमें 20 मिलियन का फर्क है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल में पढ़ा था कि ये अपना बजट बढ़ा के 20 मिलियन कर रहा है, एस एस अपना बजट बढ़ा के 20 मिलियन कर रहा है। इट लीव ओनली इंक्रीज ऑफ 20%, यानी इसका मतलब ये है कि 30, देखो ना, अब जो है ना ये एस एस है नई जगह पे हमने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लगाई है, तो 38% शो कर रहा है, जबकि नॉर्मली 18% है। नॉर्मली 18% इंक्रीज है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कहा था कि हम अपना बजट 20 मिलियन से बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा था हम अपना जो बजट है वो 20 मिलियन से बढ़ाएंगे। अब जब वो 20 मिलियन से बढ़ाएंगे तो एस की परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा ही होनी थी एज कम्पेयर टू सी। जनरली तो हमारा एक सेम बजट था, हम कहते थे हर बार 0.5 मिलियन कर रहे थे एस में, लेकिन इस बार 2 मिलियन के यानी 1.5 मिलियन का इंक्रीज हुआ, तो उस लिहाज से इतना परसेंटेज फर्क आ रहा है, दोनों में इंक्रीज आ रहा है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट दोनों सालों की एडवर्टाइजमेंट पे अगर हम बात करें, यानी कि दोनों दोनों इनकी बात करें, क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखें, ये, हाँ, अगर हम दोनों डिविजन्स की बात करें, यहाँ पे मुझे डिविजन्स लिखना चाहिए था। टेक आउट एडवर्टाइजमेंट बोथ, इसको ना मैं बेहतर ये इस तरह लिख दूं, हाउ एवर, मैंने बेसिकली ईयर्स लिख दिया था, हाउ एवर इफ वी कंपेयर द एडवर्टाइजमेंट change in both divisions, that's 20%, and this is due to the huge budget of $2 million spent by division s। यानी डिवीजन एस ने जो 2 मिलियन का बजट सोचा था कि हम अब नहीं क्या कहते हैं ज्यादा बजट लगाएंगे, उस वजह से इसका इंक्रीज ज्यादा, ये ज्यादा बेटर लगेगा, इस तरह लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये हो गया डिवीजन, वो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के बारे में। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें लिख सकते हैं, इसमें अपने मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, नई ब्रांच है तो उसको आज तो उसको लग रहा है कि कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन कल को कॉस्ट कम भी होगी, ये बात इसमें लिखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें हम ये लिखेंगे कि डिवीजन एस का ना एक एक मसला ये है, एक मसला ये है कि डिवीजन एस में ना एक इशू कि उन्होंने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई। तो अगर आपकी मार्केटिंग बढ़ रही है, आपको लग रहा है आपके कस्टमर आ रहे हैं, आप अपनी प्राइस भी बढ़ाएं, लेकिन प्राइस ना बढ़ाने से रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन वो दूसरी साइड पे देखते हैं कि यार हम चाहते हैं कि कस्टमर मार्केट शेयर मिले, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर मसला भी होगा, क्योंकि दो कंपेटिटर्स ऊपर बैठे हैं, तो इस टाइप की डिस्कशन इसमें इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लिखेंगे एडमिन कॉस्ट, वो कितना इंक्रीज हुआ था, 6% इंक्रीज हुआ है एस में, और तकरीबन 0.32, तकरीबन 0% इंक्रीज हुआ है सी में। ठीक है, तो दिस, यहाँ पे हम एडमिन कोर्स में हम नॉर्मली ज्यादा, इतना कुछ ज्यादा नहीं किया, हम ये लिख देते हैं, दिस हैज इंक्रीज्ड बाय 6% एज कंपेयर टू डिवीजन सीज 0.32%, क्योंकि वहां पे 0.32% था, जो कि बहुत लेस देन 1 था और बहुत कम था। ठीक है, इससे हम लिख दिया। अब इसमें उसने हमने एडमिन से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई, यानी कि उसने ये नहीं बताया कि एडमिन में हमने कोई ऐसा कोई कंप्यूटर्स नहीं रखे हैं, हमने कोई एसी नहीं लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस इंडिकेशन, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि जहां पे तो वजूहत नजर आ रही है वहां लिखेंगे, जहाँ नहीं आ रही वहां पे क्लियरली, लेकिन ये ना हो कि कहीं पे आपको क्वेश्चन में प्रॉपर वजह बताई हुई है और आप हर किसी में ये लिखे जा रहे हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, फर्दर इन्फॉर्मेशन, ऐसे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है नेट प्रॉफिट
मार्जिन, यहाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्पाइट चेंजेस, या हम डिस्पाइट ऑफ द ह्यूज चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ डिवीजन एस, it has still increased the operating profit margin by, कितने परसेंट से इंक्रीज किया था इसने? ऑलमोस्ट 3%। बाय ऑलमोस्ट हम ये लिखेंगे, ये लिखा ये है कि हमने ये बताया है यहाँ पे कि डिस्पाइट, यानी कि इस चीज ये चीज थी डिस्पाइट ऑफ ह्यूज चेंजेस, यानी कि नो डाउट कि ह्यूज चेंजेस थी कोस्ट में। अब कोस्ट जब ज्यादा हो रही थी तो आपका तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होना चाहिए था। स्टिल क्या हुआ कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिवीजन एस में हम क्या लिखेंगे, 3% से ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है। मतलब ये एक अच्छी अच्छी इंडिकेशन है कि हमने कोस्ट को अच्छे से क्या कहते हैं, वो किया है, मतलब कैलकुलेट किया है, या हमने अच्छे से कोर्स को कंट्रोल किया है, ठीक है। हाउएवर इन डिवीजन सी में द नेट प्रॉफिट वाज गेटिंग लोअर। डिवीजन सी में अगर आप याद हो तो नेट प्रॉफिट नीचे जा रहा था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं डिवीजन सी परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड हेयर, इवन देयर इंक्रीज इन एडमिन and increase in distribution was not that much। मतलब ये मैंने लिखा ये है कि अगर देखा जाए तो डिवीजन सी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कौन सा उनकी कोई एडमिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी थी या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। उनके इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज इन एडमिन कॉस्ट स्टिल कम थी, अभी कम थी एस से। जहाँ पे इंक्रीज नहीं था कॉस्ट का, वहाँ प्रॉफिट कैसे कम हो गया? इसका मतलब कोई ना कोई गेम खराब हुई है नेट प्रॉफिट मार्जिन में कि डिवीजन सी सही से इसको मैनेज नहीं कर पाया। यहाँ पे डिवीजन एस की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसीलिए मैंने शुरू में ओवरऑल बताया था। सारी चीज़ों को अगर इंडिकेट करें तो डिवीजन एस ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। नो डाउट इसमें कहीं कहीं ना कहीं हुआ है खराबियाँ, जिस तरह कॉस्ट पर एम्प्लॉय पे बात करें, जिस तरह हम इंक्रीज इन कॉस्ट पे बात करें, तो लेकिन ये है कि स्टिल नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है उसने एक बना के दिया, यानी इंक्रीज करके दिया है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट अगर देखें यहाँ पे उसने हमसे क्या चीज़ पूछी थी, एक बार देखने अगर कुछ और चीज़ पूछी हो। हमने करना था यूजिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबव एसेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन एस इन द ईयर 30 नवंबर 13, ठीक है। अच्छा, हमने असल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एस की बतानी थी, तो इसका मतलब जहां पे भी हमने एस की बात की है हमें एस के मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने कहीं भी ऐसा बात की है कि सी में ऐसा था, हमने सी की भी साथ बता दी है, लेकिन हमने कंपैरिजन में बताई है, तो इसलिए कोई मसला नहीं, आप कंपैरिजन में बता सकते हो। स्टेट क्लियरली वेयर फर्दर इन्फॉर्मेशन, हाँ ये देखो ना, ये देखो, उसने खुद बोली ये बात, ये चीज क्लियर करो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वहां बताओ। यानी वगैरह स्टेट क्लियरली वेयर फर्दर इन्फॉर्मेशन माइट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक मोर रीजन कैलकुलेशन अबाउट डिवीजन परफॉर्मेंस। वो कह रहा है अगर कहीं पे इन्फॉर्मेशन कम है तो वहां पे ये लिखो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और हमने ऑलरेडी ये लिखा है। हालांकि ये रिक्वायरमेंट मेरे जहन में भी थी नहीं, ये जो दूसरी लाइन मैं अपनी तरफ से वो लिख रहा था, फर्दर इन्फॉर्मेशन माइट बी रिक्वायर्ड। तो उसने ये बताया है, खुद बता रहा है कि अगर पेपर में तो सवाल में खुद लिखा हो सकता है कि अगर कहीं पे इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वहां बताओ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और रीजनिंग के साथ बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फर्दर इन्फॉर्मेशन की क्या रीजन हो सकती है? जैसे हमने कहा कि जैसे हम अगर बात करें इस पे एडमिन पे, तो हमने एडमिन में सिंपल लिख दिया फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस इंडिकेशन। इस क्या क्या हमें और भी लिखना चाहिए, और क्या लिखना चाहिए कि इस तरह कि फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हम ये लिख सकते हैं, वेदर द फर्नीचर, वेदर द आईटी सिस्टम, वेदर देर इज अ न्यू ब्रांच, सो वी हैव न्यू एसीज, न्यू फर्नीचर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मे बी द कॉस्ट फ्रॉम दैट साइड इज इंक्रीजिंग। तो हम इस तरह से तो वो, लेकिन बट दैट द डेटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई whether the division S has performed good or bad, ठीक है। इसी तरह हमने एक और जगह भी लिखा था फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट में। तो यहाँ हम बता सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर फाइनल कंक्लूजन। इसकी रीजन भी आगे देनी है, वो कह रहा है फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या क्या, थोड़ा बहुत बताना है इस बारे में। जैसे यहाँ पे इसने क्वालिटी की बात की तो हमने वैसे ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि एज वी डोंट नो द क्वालिटी एज इट्स नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड
that what's the actual reason for that. Maybe it's the quality, maybe it's the skilled labor we have hired, that's why they are not wasting the material as much as expected, so the cost of material gets lower. So इस टाइप की हम बातें लिखेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। अब हमारी ये ये है, अगर हमने ये बात करें तो ये एक नंबर है, रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर के दो नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक दो तीन, मटेरियल चार, यहाँ पे पाँच छः, 2.7, 8, यहाँ पे 9, 10 और 11, एडमिन पे 11 और नेट प्रॉफिट मार्जिन पे 12, यानी 12 नंबर बने, 13 नहीं बने। यानी इस पे हम एक आधी बात हमें और भी ऐड हो सकता है, कहीं हम ज्यादा कुछ बात करें तो वो हमें एक्स्ट्रा एक नंबर दे, यानी 12 नंबर का आप क्वेश्चन लिखने के काबिल रहे हैं। अब ये इस लेवल का मैंने लिखा है, जिस लेवल का स्टूडेंट अगर मेहनत करे तो लिख सकता है। ये जिस लेवल का क्वेश्चन मैंने बनाया, जनरली तो ये था कि मैं प्रॉपर एक मास्टर की निकालता और सारा कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता। कुछ केस में तो मैं आपको यहाँ पे इस तरह का भी आंसर बता सकता था जिसमें में से आप 20 नंबर निकाल सको, 20 नंबर थ्योरेटिकल पॉइंट्स निकाल सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी आंसर की होती है उसमें बहुत परफेक्ट लिखा होता है। आपने उस आंसर की को बस लर्निंग के लिए रखना है, ये नहीं देखना कि यार वहाँ तो बहुत लेंथी लिखा हुआ है, बहुत टेक्निकल, हमें कैसे समझ आएगी। ये मैंने इस लेवल का लिखा है जिस लेवल पे एक स्टूडेंट अगर सही से मेहनत करके गया हुआ तो वो लिख सकता है। ठीक है, तो इजीली हम यहाँ पे तकरीबन 18-19 मार्क्स का सवाल कर चुके हैं, और एग्जामिनर, इनमें से कोई भी ऐसा इनवैलिड पॉइंट नहीं है कि एग्जामिनर कहे कि नहीं ये गलत है और वो कैंसिल कर दे। तो इट वाज ऑल द क्वेश्चन ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस और कैलकुलेशन वाला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन एंड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।